नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं मॉर्निंग ब्रेकिंग न्यूज। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बात सतना जिले की, जहां पर चित्रकूट में आज राम वन गमन पथ न्यास की पहली बैठक होने जा रही है और बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव करेंगे। इस बैठक में राम वन गमन पथ का रोड मैप तैयार होगा। न्यास के अध्यक्ष मुख्यमंत्री हैं, जबकि उपाध्यक्ष पर्यटन मंत्री हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में होने वाली 5 संभागों के 8 जिलों के 23 स्थलों को विकसित करने का प्लान तैयार होगा। मुख्यमंत्री के साथ पर्यटन राज्य मंत्री, मुख्य सचिव, विभिन्न विभागों के सीएस, पीएस सहित 5 संभागों के संभाग आयुक्त और 8 जिलों के कलेक्टर मौजूद रहेंगे। और चित्रकूट से अमरकंटक तक राम पथ के चिन्हित मठ, मंदिरों और जगहों के विकास की प्लानिंग बनेगी। बेहद खास आज की बैठक होने वाली है। अध्यक्षता मोहन यादव करने वाले हैं। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। वन गमन पथ न्यास की पहली बैठक होगी। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी प्रशांत कटारे जुड़ गए हैं। प्रशांत, बेहद ही खास दिन आज का। चित्रकूट में आज राम वन गमन पथ न्यास की पहली बैठक होगी। अध्यक्षता मुख्यमंत्री करेंगे। कितनी खास ये बैठक होगी और क्या कुछ रहेगा, बताइए। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ऋतु, सबसे पहले ये समझ लीजिए कि आखिर चित्रकूट में बैठक रखी क्यों गई है। चित्रकूट दरअसल वो स्थान है जहां पर भगवान राम ने माता सीता और भाई लक्ष्मण के साथ सबसे ज्यादा वक्त बिताया। करीब मान्यताओं के अनुसार 11.5 वर्ष चित्रकूट में बिताए गए। और जो राम वन गमन पथ है वो करीब जो 8 राज्य हैं वहां से होकर गुजरता है। मध्य प्रदेश में ऐसी 23 जगह चिन्हित है। देश भर में 248 जगह चिन्हित है जहां जो राम वन गमन पथ के तौर पर जिन्हें चिन्हित किया गया है, विकसित किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में 23 जगहों को विकसित करने का प्लान आज चित्रकूट में बैठकर किया जाएगा। 1:30 से 2:30 बजे तक मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव महत्वपूर्ण बैठक लेने वाले हैं। हालांकि अलग अलग कार्यक्रम भी हैं, मंदिरों में दर्शन भी करेंगे डॉक्टर मोहन यादव, लेकिन महत्वपूर्ण चर्चा आज इसी पर होनी है, ये मकसद है। और दरअसल बीजेपी संकेत के तौर पर बहुत कुछ कहती है, बताती है। जब ऐसा कोई आयोजन या ऐसी कोई प्लानिंग हो रही है तो ऐसी जगह प्लानिंग होती है जो महत्वपूर्ण स्थान हो। ये बैठक भोपाल में भी हो सकती थी, लेकिन चित्रकूट चूंकि भगवान राम से जुड़ा हुआ बहुत महत्वपूर्ण मसला है। एक तरफ भगवान राम लला की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, दूसरा अगर उनके 14 साल के वनवास में सबसे महत्वपूर्ण जगह पर बैठकर चर्चा हो रही है तो इसके बहुत सारे सियासी संकेत, सियासी पहलू भी हैं। हाँ, लेकिन बात चूंकि बैठक की हो रही है तो तमाम बड़े अफसर हैं, उन अफसरों से एक म्याद में काम करने का उन्हें टारगेट दिया जाएगा। प्लानिंग होगी, प्लानिंग के बाद कि भाई कैसे और क्या क्या विकसित होने, इस पूरे कॉरिडोर में क्या क्या विकसित किया जाना है, इस पर बहुत विस्तृत चर्चा होगी। प्लानिंग कई बार हुई है, पहले भी रोड मैप तैयार हुआ है, लेकिन अब नए सिरे से ये बैठक हो रही है। इसमें आप मानिए कि बहुत सारे टारगेट एक लिहाज से रखे गए हैं। एक तो इससे रोजगार भी उत्पन्न होगा, चूंकि कॉरिडोर बनेगा, धार्मिक पर्यटन आएगा, रोजगार पैदा होंगे, अर्थव्यवस्था उस पूरे क्षेत्र की बेहतर हो जाएगी। ऐसी बहुत सारी बातों को ध्यान में रखते हुए ये बैठक हो रही है। और ये भी मानिए आप कि बहुत जल्द इसे मूर्त रूप में उतारने का प्लान भी होगा। चूंकि बार बार जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मुख्यमंत्री मोहन यादव भी करते हैं तो स्वाभाविक है कि उनकी लाइन पर भी वो आगे बढ़ेंगे, यानी कि शुरुआत भी करेंगे और खत्म भी अपने ही कार्यकाल में पूरे प्रोजेक्ट को कोशिश होगी। उस नजरिए से आज जरूर देखना होगा कि आखिर इस बैठक के बाद नतीजा निकलता क्या है। ऋतु, ठीक, आप लगातार इस बैठक पर नजर बना रखिएगा। प्रशांत, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल जानकारी साझा करने के लिए। अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के लिए काउंटडाउन शुरू हो चुका है। आज से अयोध्या में पूजन विधि शुरू हो जाएगी। चंपत राय ने बताया कि 18 जनवरी को रामलला की प्रतिमा जो श्यामल रंग की बनाई गई है वो मंदिर में रखी जाएगी। रामलला की प्रतिमा का वजन करीब 200 किलो होगा। आज से 21 जनवरी तक पूजन कार्य किया जाएगा। 22 जनवरी को 12:20 पर प्राण प्रतिष्ठा शुरू होगी। तो 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। आयोजन की शुरुआत आज से है, चूंकि निर्धारित किया गया था कि 16 तारीख से जो है राममय सब कुछ होगा और राम की नगरी में
अलग ही नजारा नजर आएगा। आज से पूजन शुरू हो जाएगा, बेहद खास। आज से अलग अलग चीजें हमें देखने को मिलेंगी। अयोध्या में तरह तरह के कीर्तन वो तो लगातार हो ही रहे हैं, पर और ज्यादा जोश और उत्साह के साथ कहीं ना कहीं आज से शुरुआत होगी। पूरा राममय अयोध्या नजर आएगा। बेहद खास आज के कार्यक्रम रहेंगे, गीत रहेंगे, भजन रहेंगे। पूरी तरह नगरी सज चुकी है। साथ ही साथ आज से पूजा पाठ की भी शुरुआत होने जा रही है। मंदिर के उद्घाटन की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। आज से अयोध्या में पूजन विधि भी शुरू हो जाएगी। 22 जनवरी को चूंकि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, उससे पहले आज से शुरुआत पूजन और पूजन की विधि की। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं छत्तीसगढ़ के बीजेपी के नेताओं की बड़ी बैठक होने जा रही है। छत्तीसगढ़ के नेताओं की दिल्ली में यह बैठक होगी। लोकसभा चुनाव को लेकर दिल्ली में यह बैठक होने जा रही है। जेपी नड्डा, अमित शाह के साथ ये बड़ी बैठक होगी। अजय चंद्राकर, अमर अग्रवाल इस बैठक में शामिल होंगे। राजेश मूणत दिल्ली की बैठक में शामिल होंगे। तो आगामी चुनावों को देखते हुए ये बैठक को बेहद खास माना जा सकता है, चूंकि चुनाव नजदीक है। किस रणनीति के तहत आगे बढ़ना है, इन तमाम जो पहलू रहेंगे उन पर मंथन आज होगा। और साथ ही साथ जो योजनाएं हैं केंद्र के द्वारा चलाई जा रही है या राज्य सरकार द्वारा जो योजनाएं हैं उन्हें किस तरह से आखिर लोगों तक पहुंचाना है, और ये तमाम वो पहलू रहेंगे जिन पर मंथन होगा। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ विनीत भी जुड़ गए हैं दिल्ली से। विनीत, बेहद खास आज छत्तीसगढ़ की बैठक, छत्तीसगढ़ नेताओं की बैठक दिल्ली में होने जा रही है। आखिर कौन कौन से वो मुद्दे हो सकते हैं जिन पर इस बैठक में मंथन होगा, चूंकि अमित शाह और जेपी नड्डा ये बैठक ले रहे हैं? जी ऋतु, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक बड़ी बैठक जो है वो की जाएगी। इसे हम मान सकते हैं कि लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर के यह बैठक जो है वो की जा रही है, जिसमें मैं देश भर के सभी लोकसभा सीटों को 4 से 5 लोकसभा सीटों को एक क्लस्टर बनाया गया है। और यही चीज अगर हम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में देखें तो वहां के 11 और छत्तीसगढ़ के 11 और मध्य प्रदेश के 29 में जो लोकसभा सीटें हैं उन्हें मैं विभिन्न क्लस्टरों में बांटा गया है। तो एक क्लस्टर में 4 से 5 लोकसभा सीट जो है वो रखी गई है। इसको लेकर के जिम्मेदारी जो है वो तय की गई है। और संगठन स्तर पर अगर हम बात करें तो लोकसभा चुनाव की लेकर के तैयारियों का जो विभिन्न स्तर पर बीजेपी तैयारी करती है, उसी की कड़ी में हम इस कवायद को देख सकते हैं। एक बड़ी बात यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसमें बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। वो संबोधित करेंगे, क्लस्टर के जो प्रमुख हैं उनसे फीडबैक ली जाएगी। साथ ही साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के भी इस कार्यक्रम में शामिल होने की बात जो है वो सामने आ रही है। एक बड़ी बात यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस क्लस्टर की बैठक में जहां पर केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं, और ऐसे राज्यों में अगर हम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की बात करें तो वहां पर दोनों ही जगहों बीजेपी की सरकार है, तो वहां की सरकार की योजनाओं के बारे में अधिक से अधिक प्रचार प्रसार जो है वो किया जाएगा। इसको लेकर के फीडबैक चर्चा की जाएगी, फीडबैक लिया जाएगा। साथ ही साथ जो अन्य में जो विभिन्न फीडबैक है वो भी क्लस्टर प्रमुखों के साथ जो है वो ली जाएगी, क्योंकि ये जो बैठक होगी उस बैठक में दोनों ही तो ओर से, चाहे केंद्रीय नेतृत्व की ओर से भी निर्देश दिए जाएंगे और कहीं ना कहीं जो क्लस्टर के प्रमुख आएंगे उनसे भी फीडबैक जो है वो इस बैठक में ली जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि 2024 को लेकर के बड़ी कवायद जो है वो हो रही है। संगठन स्तर पर आज बीजेपी की बड़ी बैठक जो है वो की जाएगी। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया विनीत जानकारी को साझा करने के लिए। और अब बुलेटिन में बात करेंगे आवारा कुत्तों के आतंक की। ग्वालियर का हम जिक्र करते हैं, किस तरह से यहां पर आतंक बचा रखा है, कहर बरपा रखा है कुत्तों ने। 24 घंटे में 400 से ज्यादा लोगों को कुत्तों ने काटा है। जय आरोग्य जिला अस्पताल में डॉग बाइट के 348 मरीज पहुंचे। थाटीपुर में 13 साल के बच्चे को नोचा कुत्तों ने। लगातार कुत्तों का आतंक ग्वालियर में जारी है, आवारा कुत्तों का आतंक ग्वालियर में जारी है और कहीं ना कहीं लगातार लोग इसका शिकार हो रहे हैं, डॉग बाइट का शिकार हो रहे हैं। पर इस और शायद नगर निगम का ध्यान नहीं, दावे वादे कागजों पर सीमित हैं, जिस वजह से हमें ये लगातार तस्वीर देखने को मिल रही है। और कई समय से हम देखते आ रहे हैं कि किस तरह से ग्वालियर में कुत्तों का आतंक है, लोग शिकार हो रहे हैं, लोग डर रहे हैं, घर से नहीं निकल पा रहे हैं, पर यहां पर कोई बदलाव नहीं। सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर ऐतिहासिक तौर पर ये निर्देश जारी कर दिए गए हैं और सुनिश्चित कर दिया गया है
कि डॉग बाइट का कोई मरीज आता है तो उसको तुरंत उपचार मिले और तुरंत उसका वैक्सीनेशन हो। वैक्सीनेशन के लिए हमारे यहाँ पर्याप्त मात्रा में वैक्सीनेशन है, वैक्सीन अवेलेबल है, तो इसमें हमें कहीं कोई परेशानी नहीं है। बाकी आपकी बात है कि उसके एहतियात तौर पर क्या और व्यवस्थाएं की गई हैं। हमारा सतत संपर्क नगर निगम से है, नगर निगम से कमिश्नर सर से हमारी मौखिक चर्चा भी हो चुकी है, तो वो भी अपने डॉग बाइट के लेकर के चिंतित हैं और उस पर ध्यान दे रहे हैं, उसका स्टेलाइजेशन डॉग्स का और उनका स्थानांतरण पकड़ के बाहर ले जाना, इस बारे में वो हमारी उनसे चर्चा हुई थी, वो कार्रवाई कर रहे हैं इस पर। छतरपुर का जिक्र करते हैं। 7 साल की बच्ची के साथ हैवानियत हुई है। आरोपी ने मासूम को खेत में फेंक दिया। मासूम गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती है। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम तैयार हो चुकी है। हालांकि अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। मासूम के साथ हैवानियत का यह पूरा मामला सामने आया है छतरपुर से, जहां पर 7 साल की बच्ची के साथ हैवानियत हुई और आरोपी ने मासूम को खेत में फेंक दिया। गंभीर हालत में मासूम को जिला अस्पताल पहुंचाया गया, उसे भर्ती कराया गया। इलाज जारी है, हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीम बनाई गई है, टीम जुटी हुई है। हालांकि अब तक सफलता नहीं मिली है, अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। नाबालिग बच्ची के साथ गंभीर किस्म की घटना की सूचना प्राप्त हुई है। अभी बच्ची को जिला अस्पताल लाए गए हैं, डॉक्टरी जांच चल रही है। इसमें जो भी होगा उस हिसाब से वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। क्या प्रथम दृष्टया बलात्कार से संबंधित मामला नजर आ रहा है? अभी बच्ची की डॉक्टरी जांच चल रही है। जैसे डॉक्टर कुछ रिपोर्ट देते हैं, अभी जैसे ही सूचना प्राप्त हुई हम तुरंत बच्ची को अस्पताल लेकर आए हैं। डॉक्टर ने बताया कि बच्ची मतलब ऐसी कोई गंभीर खतरा नहीं है उसकी जान को, लेकिन फिर भी जो भी डॉक्टर इसमें रिपोर्ट देंगे उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। आज दिल्ली एनसीआर में जबरदस्त सर्दी देखी जा रही है। सीजन की सबसे ठंडी सुबह रिकॉर्ड की गई और ठंडी सुबह होने के आसार भी लगातार जताए जा रहे थे। आपको यह भी बता दें कि सुबह लगभग 5:30 बजे 4.8 डिग्री दर्ज किया गया न्यूनतम तापमान, और भी पारा गिर सकता है। यह भी बता दें कोहरे की वजह से दिल्ली में ट्रेनें भी लगातार लेट हो रही हैं। लगभग 30 ट्रेनें लेट हुई हैं लगातार। जिस तरह से ठंड हो रही है, कोहरा हो रहा है, कहीं ना कहीं ट्रेनों पर भी इसका सीधा प्रभाव पड़ा है। सड़कों पर भी हम देख रहे हैं जो गाड़ियां दौड़ रही थी अब वो रेंग रही हैं। कोहरे का असर, ठंड का असर साफ तौर से देखा जा रहा है। दिल्ली एनसीआर समेत पूरा उत्तर भारत शीतलहर की चपेट में है। वहीं मौसम विभाग ने एक और अलर्ट जारी किया है। यह अलर्ट यह है कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल, लद्दाख समेत उत्तराखंड में 16 से 18 जनवरी के बीच बारिश हो सकती है। ऐसे में ठंड का सितम अभी जारी रहेगा। वहीं दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में हाड़ कपाऊ ठंड जारी है। सोमवार को यहां सबसे ठंडी सुबह साबित हुई, क्योंकि इस दिन का टेम्परेचर 3.3 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम दर्ज किया गया है। वहीं आज की बात करें तो आज भी न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है। वहीं विजुअलिटी की बात करें, आप देख सकते हैं ये ठीक हमारे सामने इंडिया गेट है। करीब 150 मीटर पर ही ये इंडिया गेट है, लेकिन कैमरे की नजर में इंडिया गेट की तस्वीर साफ नजर नहीं आ रही है। ऐसे में यातायात सेवाएं बुरी तरीके से प्रभावित है। सड़क पर जहां वाहनों की रफ्तार धीमी हो गई है, वहीं कई ट्रेन घंटों लेट लतीफी का शिकार है। वहीं उड़ानें भी प्रभावित हैं। वीडियो जर्नलिस्ट प्रकाश गुप्ता के साथ संदीप पांडे, न्यूज 18 दिल्ली। एमपी में सर्दी का सितम लगातार जारी है। कई जिले कोहरे की आगोश में आ चुके हैं। ग्वालियर चंबल का हम जिक्र करें तो यहां पर चंबल अंचल में लगातार तीसरे दिन कोहरे का कहर जारी रहा। सुबह 7 बजे ये विजिबिलिटी 20 मीटर से भी कम रही। न्यूनतम तापमान 8.8 डिग्री दर्ज हुआ है। कोहरे से ट्रेनों की रफ्तार पर साफ तौर से ब्रेक भी लग गया है। सर्दी का डबल अटैक लगातार जारी है। ग्वालियर चंबल अंचल में इस वक्त कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। आलम यह है कि सुबह 8 बजे भी पूरा ग्वालियर चंबल अंचल कोहरे की आगोश में लिपटा हुआ है। इस वक्त सुबह 8 बजे का आप नज़ारा अगर देखेंगे तो सड़कों पर विजिबिलिटी 20 मीटर से भी कम बनी हुई है। यही वजह है कि जो वाहन यहाँ से गुजर रहे हैं वो हेडलाइट जलाकर गुजर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ये जो विजिबिलिटी है, सुबह 8 बजे का वक्त है, लेकिन विजिबिलिटी अभी भी 20 मीटर के करीब बनी हुई है। यही वजह है कि दिन में भी वाहनों को हेडलाइट जलाकर चलना पड़ रहा है। कोहरे के साथ ही आज
ठंड भी है और ठंड के चलते लोग किस कदर परेशान है सुबह काम पर जाने वाली। किस तरह की सर्दी है आज बहन जी? बहुत ज्यादा। और कोहरा? हाँ बहुत ज्यादा। और भी लोग हैं। भाई साहब आज किस तरह की क्या सर्दी है, कैसा मौसम है? सर्दी तो बहुत चिपकने वाली सर्दी है, बहुत ज्यादा। और कोहरा? कोहरा भी बहुत ज्यादा, लगातार 4 दिनों से कोहरा है। 3 दिन से तो चल ही रहा है लगातार। देखिए लगातार कोहरा हो रहा है और सर्दी भी आज ज्यादा है और यही वजह है कि लोग जो है इस सर्दी से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। सुबह के वक्त निकलने वाले लोग आप देख सकते हैं, कामगार लोग लगातार कोहरे के चलते और सर्दी के चलते परेशान हैं और यहाँ हाथ आग से सेक कर सर्दी से बचने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मौसम विभाग का कहना है कि लोगों को इस भीषण सर्दी के मौसम में सचेत रहना चाहिए, ख़ास तौर पर दिल के मरीज़ और इसके अलावा जो कमज़ोर लोग हैं उन्हें सर्दी में निकलने से बचना चाहिए ताकि जो स्थितियां हैं वो और न बिगड़ पाए। मौसम विभाग का कहना है कि करीब 1 सप्ताह तक इसी तरह से ग्वालियर चंबल अंचल में लगभग सप्ताह भर तक ये मौसम इसी तरह से कड़ाके की सर्दी का बरकरार रहेगा और कोहरे के चलते ज़्यादातर जो ट्रेनें हैं उत्तर भारत की वो करीब 12 से 18 घंटे की देरी से चल रही है। सुशील कौशिक, न्यूज़ 18 ग्वालियर। टीकमगढ़ में भी कोहरा लगातार देखा जा रहा है और यहां पर कोहरे की चादर छाई हुई है। सुबह से घना कोहरा देखा गया, विजिबिलिटी ना के बराबर हो चुकी है। सर्द हवाओं से ठंड भी बढ़ चुकी है। कोहरे ने रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। सर्दी का डबल अटैक और सर्द हवाओं से ठंड बढ़ चुकी है। कोहरे ने रफ्तार पर भी ब्रेक लगा दिया और लोग कहीं ना कहीं इस भीषण ठंड से परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। सुबह से घना कोहरा छाया हुआ है, विजिबिलिटी ना के बराबर हो चुकी है। लोग घर में दुबक कर बैठे हैं, कहीं पर अलाव का सहारा, कहीं पर गर्म कपड़ों का सहारा लिया जा रहा है। मुरैना में भी सर्दी का डबल अटैक देखा गया। सर्दी ने रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया। सड़कों पर घना कोहरा छाया हुआ है। तस्वीरें आपको दिखाते हैं। विजिबिलिटी 40 मीटर से भी कम हो गई। कड़ाके की ठंड के साथ घना कोहरा मुरैना में छाया हुआ है। तापमान में भी गिरावट आई है। सर्दी का सितम मुरैना में भी देखा गया, जहां लगातार ठंड बढ़ रही है और साथ ही साथ कोहरा छाया हुआ है। घना कोहरा देखा जा रहा है। सर्दी का डबल अटैक मुरैना में भी। बुंदेलखंड में जोरदार ठंड पड़ रही है। छतरपुर में सर्दी का डबल अटैक पड़ा है। तापमान में भी गिरावट आई है। नौगांव का हम जिक्र कर रहे हैं, जहां पर न्यूनतम तापमान 5 डिग्री तक पहुंच गया। सर्द हवाओं ने ठिठुरन बढ़ा दी है। विजिबिलिटी 20 मीटर से भी कम हो चुकी है। वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक लग चुका है। बैंक में लोग अक्सर पैसे से जुड़े कामकाज के लिए जाते हैं, लेकिन इंदौर में एक ऐसा अनोखा बैंक है जहां ना पैसे जमा होते हैं और ना ही निकाले जाते हैं, बल्कि आस्था की एफडी की जाती है और ब्याज के तौर पर धार्मिक यात्रा कराई जाती है। बता दें कि इंदौर का परिवार इस बैंक को पिछले 8 सालों से चला रहा है, जहां श्री राम से लिखी हुई 50 से ज्यादा कॉपी लिखकर जमा करने पर अयोध्या के दर्शन कराए जाते हैं और रोजाना श्री राम लिखने वाले भक्तों की आर्थिक सहायता भी की जाती है। यहां बैंक की तर्ज पर कैशियर बैंक मैनेजर नियुक्त किए गए हैं, जो कॉपी लेने पर कॉपी जमा करने के अलग अलग खाते खोलते हैं, जिसमें आपकी सारी डिटेल्स होती है। कितनी कॉपियां आप लेकर जा रहे हैं और कितने दिन में जमा कर रहे हैं, उसकी जानकारी भी रजिस्टर्ड की जाती है। हमारे सहयोगी ने जायजा लिया, देखिए। बैठ के सबको लिखते तो और अच्छा विजुअल बनता है।
अयोध्या में होने जा रहे रामलला प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पीएम मोदी रोज एक भजन और गीत शेयर कर रहे हैं। आज उन्होंने शिव श्री स्कंद प्रसाद की कन्नड़ में प्रस्तुति को शेयर किया और लिखा कि शिव श्री स्कंद प्रसाद की प्रस्तुति प्रभु श्री राम की भक्ति की भावना को खूबसूरती से उजागर करती है। इस तरह के प्रयास हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने में और आइए अब देखेंगे खबरों का 2020।